हेलो गाइस, थैंक्स टू थिंकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। आज एनसीईआरटी की क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रसीदा के सवाल से। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे जान सकते हैं इतने वर्षों पहले क्या हुआ था? चलिए देखते हैं कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। आपको अगर यह जानना है कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन लोगे, टीवी देख लोगे, अखबार पढ़ लोगे, कुछ भी मतलब कल का पता लगा लोगे आप। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस साल की स्मृति हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस साल की स्मृति हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं? अब मान लो आपको 1 साल पहले क्या पूछना है, तो आप किसी से बुजुर्ग से बात करोगे जिसको पूरा याद हो उस टाइम का, या 2-3 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, ये जान लोगे आप। लेकिन यह कैसे जान पाओगे कि 100 साल पहले क्या हुआ था या 150 साल पहले क्या हुआ था? यह कैसे जान पाओगे? चलिए, इसने बता रखा होगा, आगे देखते हैं क्या कहता है ये। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। हम अतीत से बहुत कुछ जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, कैसे शिकार करते थे, पशुपालन कैसा था उनका, किस तरह के कृषि की शुरुआत हुई, सबसे पहले व्यापारियों में क्या व्यापार हुआ था सबसे पहले, शिल्पकारों का, कलाकारों का, उस टाइम के कैसे कैसे गीत होते थे, किस तरह के खिलौनों से बच्चे खेलते थे, ये सब हम अतीत से जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी एमपी यानी मध्य प्रदेश से स्टार्ट होके पूर्व से स्टार्ट होके पश्चिम में आके अरब सागर में गिर जाती है। ये दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, दोनों पूर्व से जाके पश्चिम में गिर जाती हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। सबसे पहले लोग कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के किनारे पर रहे थे और रह रहे हैं, अभी भी रहे थे नहीं, अभी भी रह रहे हैं वहाँ पे लोग। और फूल, फलों और जंगल के अन्न उत्पादों पर संग्रहित थे और शिकार किया करते थे वे लोग। आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और गिरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरदर पहाड़ियों का पता लगाना है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाए गए थे? सुलेमान और गिरदर पहाड़ियों के पास। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम आए ना, सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिया करो। यहाँ पे उत्तर पूर्व है और इस साइड में उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में हमारी गिरदर और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं और उत्तर पूर्व में गारो और यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे भी कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाए गए थे, विंध्या के उत्तर में स्थित है। वे स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाए गए थे, वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। विंध्या के उत्तर में यहाँ पे चावल सबसे पहले उगाए गए थे। सुलेमान और गिरदर पहाड़ियों में गेहूँ और जो, और यहाँ से नर्मदा है, नर्मदा नदी में के पास लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था। चलिए मैप से समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे गारो पहाड़ी है, यहाँ पे विंध्या पहाड़ी है।
गारो पहाड़ी पे कृषि का विकास हुआ था और विंध्या पहाड़ी पे चावल हुए थे। यहाँ पे सुलेमान और गिरदर पहाड़ियाँ हैं। सुलेमान और गिरदर पहाड़ी में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए गए थे। यहाँ पे नर्मदा नदी है, एमपी से स्टार्ट होके, पूर्व से स्टार्ट होके पश्चिम में आके अरब सागर में गिर जाती हैं। सिर्फ ये दो ही नदियाँ हैं जो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों आके अरब सागर में गिर जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ऑल इंडिया की ये दो ही नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और ये अरब सागर में आके मिल जाती हैं। नर्मदा नदी के पास ही लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था। मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पास 4700 वर्ष पहले कुछ नगर फले फूले थे। देखते हैं सिंधु नदी कहाँ है। यहाँ पे देखते हैं सिंधु नदी कहाँ है। ये है सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ। ये सिंधु नदी यहाँ से बहती है, तिब्बत से होके अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम नदी ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। 4700 वर्ष पहले यहाँ पे सबसे पहले कुछ नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आप देखते ही आ रहे होंगे जितने भी नगर, नदियाँ, नगर, गांव थे वो नदियों के पास ही बने थे, क्योंकि नदियों से उन्हें पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। पानी के लिए दूर दूर नहीं भटकना पड़ता था, तो वो मोस्टली नदियों के पास ही नगर या गाँव हैं। गंगा व इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी हमें गंगा और सहायक नदी सोन का पता लगाना है। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। गंगा नदी यहाँ से बहती हुई इधर से जाती है और ये यहाँ से सोन नदी है। यहाँ जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वहाँ पे बिहार यानी मगध राज्य है, जो उस टाइम का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था, मगध राज्य। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों का स्थापना की गई थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे शक्तिशाली राज्य थे जैसे मगध था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्राएं जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर तब मिला था जब लोग इधर उधर जाते थे, तभी तो एक दूसरे की संस्कृति का, कल्चर का हमें पता चला। अगर हम एक ही जगह रहते तो दूसरी जगह का हमें पता ही नहीं चलता। ये इसीलिए ही लोग कभी तो अपनी उत्सुकता के साथ कि हमें पहाड़ पे चढ़ना है, हमें इधर घूमने जाना है। कभी गुरु जाते थे तो अपने विचारों को प्रचार करने के लिए जाते थे। लोग व्यापार के लिए भी इधर उधर जाते थे। तो कई सारे रास्ते थे जिससे संस्कृति हमारी इधर से उधर होती रही। लोगों को एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिला। आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा, पहाड़ियों पर्वतों पर चढ़ना इतना आसान तो होता नहीं, आप लोगों को भी पता है, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ का चाह लिया ना कि मेरे को चढ़ना है, वो उसको छू भी चुके, उन ऊंचाइयों को छू भी चुके हैं। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। लोग इधर उधर गए तो उनके विचारों को, जिसको जो विचार अच्छा लगा उन्होंने वो अपना लिया।
जो संगीत अच्छा लगा, संगीत के सुर जो अच्छे लगे वो अपना लिए। चलिए देखते हैं हमारे देश का नाम इंडिया कैसे रखा गया। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, और जो ईरानी और यूनानी आए थे वो उनकी भाषा में सिंधु को हिंदोज या इंदोज कहा जाता था। हिंदोज या इंदोज। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकलता है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। हम अतीत का कैसे पता लगा सकते हैं? उस टाइम की जो बुक्स रही होंगी उनसे पता लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है, उनको पढ़कर। लेकिन जो उस टाइम की पुस्तकें थी ना, वो हाथ से लिखी थी। उस टाइम टाइपिंग वगैरह नहीं होती थी ना, तो इसलिए हाथ से लिखी हुई बुक्स थी, और उस टाइम कागज भी नहीं होते थे। उस टाइम की जो लिखावट थी ना, ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, तो उसको पांडुलिपि बोलते थे। जो हस्तलिखित नोट होते हैं ना, उनको पांडुलिपि बोलते थे, क्योंकि वो ताड़पत्रों और बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ है। ये एक पृष्ठ दिया गया है ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बने ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पांडुलिपि दिखाई हुई है भाई। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि से सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं महाकाव्य, कविताएं और नाटक। और जो पांडुलिपियाँ हैं उनसे हमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन और औषधियों का तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। जो हमारे काव्य, महाकाव्य, कविताएं, नाटक हैं, कुछ तो संस्कृत में लिखे हैं, कुछ प्राकृतिक और तमिल में हैं। और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। कैसी भाषा का प्रयोग करते थे आम लोग? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इन अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लिखे पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो यह अभिलेख देख रहे हो, ये वर्तमान कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। जो यह अभिलेख है ये यूनानी और अरामाइक 2 लिपियों में अभिलिखित है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। आपको पता ही है, अगर हमें हिंदी लिखनी है तो हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं?
देवनागरी, पंजाबी लिखनी है तो गुरुमुखी, और इंग्लिश लिखनी है तो रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पौराणिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ये तत्व जल्दी नष्ट नहीं हो सकते। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पति के विशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ये पात्र है, अभी भी मिलते हैं, ये गांव में मिलते हैं पर अभी। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये पुराने चांदी के सिक्के हैं। इस तरह के सिक्के लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न हैं? पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहास प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये पत्थर मिला था जो देख के अभी हमने पिक्चर में देखा, वो इतिहास का स्रोत है। इससे हमें कुछ जानकारी मिली कि उस टाइम की लिपि कैसी थी, कैसे लोग लिखते थे, कौन सी लैंग्वेज थी उस टाइम की। ये सब हमें इन स्रोतों से पता चला है। और पांडुलिपि अभिलेख मैंने बता ही दिया क्या होता है। पांडुलिपियाँ वो होती हैं जो ताड़पत्र या विशेष प्रकार के पौधे की छाल पर लिखी जाती हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हमें धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग कर सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने की कोशिश करते हैं, अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जन्म शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि शहरों में जो भी खाद्यान्न हम खरीद के लाते हैं, गाँव में उपजाए जाते हैं कुछ भी, और अंडमान में तो मछलियाँ पकड़कर शिकार करके उनको खाया जाता है। ये भिन्नताएं पहले भी थी, आज भी हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी अच्छे जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषक तथा पशुपालन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी विजयों को लिखवाते थे। जो उनके दरबार में कवि होते थे, लेखक होते, उनसे वो लिखवाते थे, अपनी प्रशंसा लिखवाते थे, तो उनके बारे में हमें जिनका जानकारी लिखित रूप में मिल जाती है। लेकिन जो आम जनता थी, जो शिकारी थे, मछुआरे थे, उनके बारे में हमें कुछ भी लेखा जोखा नहीं मिला है अब तक। पुरातत्व की सहायता से हमें उन जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व की इस सभी तिथियां ईसा से पहले, ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां
अंग्रेजी में BC, हिंदू में ईसी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह राजा रानी थे। जैसे अगर P लिखना हो तो इस तरह का सिंबल मिलेगा, T लिखना हो तो इस तरह का सिंबल मिलेगा, O का ये है, L का लोयन बना दिया इन्होंने। तो गाइज ये NCERT का 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि हमें अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज हो जाए। थैंक यू।